हेलो वॉरियर्स, माय नेम इज़ खान और ये आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। तो हम नवंबर की मंथली मैगज़ीन पढ़ रहे थे जो कि दृष्टि की है और इसमें पॉलिटी की है, आखिरी टॉपिक है। इसके बाद पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी और वो है महिला आरक्षण एवं विधेयक। ये 4 टॉपिक्स पहले ही हो चुके हैं और ये इस कड़ी में 5वां है और आखिरी है पॉलिटी का। विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में ये महिला आरक्षण बिल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस आर्टिकल की शुरुआत हम एक कोटेशन से करेंगे जो कि है, लाख मेहनत करने पर भी ना रहता कोई आभारी, हर घर में रहती है ऐसी एक नारी। तो ये सच में इनका कोई मूल्य या मोल नहीं होता है, लेकिन ये पॉजिटिव लेने से ज़्यादा नेगेटिव तरीके से इस शब्द को लिया जा रहा है। सच में कोई मोल और मूल्य इनका नहीं कर पाते हैं। इस सोसाइटी में चाहिए कि वो अपने आसपास मिल रहे हैं किसी भी तरीके से, जो महिलाएं हैं माँ के रूप में, बहन के रूप में, या और भी जिस तरीके से बेटी और अन्य रिश्तों में हैं, आप उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करें और उनका ख्याल रखें और उन्हें बताएं कि वो कितने वैल्यूएबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में क्या हुआ है कि संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक 2023 वो पारित हो चुका है। तो ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। ये आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं। ये विधेयक जो है लोकसभा, राज्यसभा और दिल्ली विधानसभा में जो है 1/3 यानी 1/3 सीटों के लिए महिला को आरक्षण किया गया है। 1/3 यानी 33% के लिए। और ये जो है लोकसभा और राज्य विधानसभा में एससी और एसटी कैटेगरीज के लिए है, ओबीसी के लिए नहीं है। तो इस विधेयक के प्रमुख जो प्रावधान हैं वो क्या हैं? एक, लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण। ठीक है, तो ये लोकसभा से संबंधित है, लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण। तो इसमें ये किया गया है, इस संशोधन के माध्यम से संविधान में जो है आर्टिकल 330(1) को जोड़ा गया है। तो ये क्या प्रावधान करता है? तो ये करता है कि राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनमें विभिन्न निर्वाचन जो क्षेत्र हैं वहाँ पे महिलाओं के लिए रोटेशन के आधार पर सीटों को आरक्षित किया जा सकता है। तो ये बेसिकली पावर देता है राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को, आप महिलाओं को कैसे आरक्षण दे सकते हैं रोटेशन के आधार पे। तो आइए देखते हैं कि रोटेशन आखिर है क्या, रोटेशन का जो प्रावधान है वो क्या है। यहाँ पे सीटों के रोटेशन का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे सीटों के रोटेशन का अर्थ ये है कि इस विधेयक में जो प्रावधान किए गए हैं उसके तहत प्रत्येक परिसीमन के बाद महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का पुनर्वितरण होगा। तो इसका क्या अर्थ है? तो यहाँ पे परिसीमन का क्या अर्थ है? तो परिसीमन का अर्थ है कि किसी देश या प्रांत में जो विधायी निकाय वाले क्षेत्र होते हैं, जो निर्वाचित क्षेत्र होते हैं, उनकी सीमाएं तय करना, उनकी जो भौगोलिक सीमाएं हैं कि इस सीमा में फलाने विधेयक के फलाने मतलब जो चुनाव है उसमें इस विधायक का क्षेत्र इतना होगा। इस तरीके से आपने देखा होगा कि इलेक्शन से पहले ये काम होता है और इसको एक उच्च अधिकारी निकाय द्वारा किया जाता है जिसको परिसीमन आयोग कहते हैं या सीमा आयोग भी कहते हैं। तो इसके तहत क्या होता है कि आर्टिकल जो 82 है वो संसद के संदर्भ में और आर्टिकल 170 जो है मतलब 170 वो राज्यों के संदर्भ में प्रत्येक जनगणना के बाद ये परिसीमन सबकी विधायी सीमा तय करती है। तो जैसे जैसे ये सीमाएं जिस तरीके से वितरित की जाएंगी उसी आधार पर इनके सीटों का पुनर्वितरण होगा। ये सब पीटी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि आर्टिकल जो है 330 वो लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान करता है। तो ये सब पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए क्या किया गया है? तो इस विधेयक के माध्यम से क्या किया गया है कि आर्टिकल 332A जोड़ने का प्रयास किया गया है और इससे क्या हुआ है कि प्रत्येक राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए जो सीटें हैं वो आरक्षण के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। उसके साथ क्या हुआ है कि एससी एसटी के लिए जो आरक्षित सीट है जिसमें मेन वुमेन ऑल ओवर जो भी आते हैं एससी एसटी कैटेगरी से, उनके भीतर भी 1/3 महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की गई है। और उसके बाद जो डायरेक्ट ओवरऑल विधानसभाओं में जो सीधे चुन के आते हैं वो सीटें हैं, उन कुल सीटों में से भी 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण करने का प्रावधान करता है। तो ये तो एससी एसटी के अंतर भी, जो आरक्षण के अंतर्गत भी महिलाओं के लिए स्पेशल आरक्षण कर दिया गया है और ऑल ओवर सीट्स में भी 1/3 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। अच्छा, यहाँ तो डबल फ़ायदा हो गया। तो यहाँ अगला पॉइंट है कि यहाँ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली में महिलाओं के लिए आरक्षण के क्या प्रावधान करता है। तो यहाँ पे ये है कि संविधान का जो अनुच्छेद 239A वो संबंध
केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से, उनको जो दिल्ली के प्रशासनिक और विधायी कामकाज हैं, इनके संबंध में राष्ट्रीय राजधानी के रूप में इसे विशेष दर्जा प्राप्त किया गया है, मतलब दिया गया है। क्या होगा कि इस विधेयक के द्वारा जो आर्टिकल 239 ए क्लॉज बी क्लॉज 2 सब क्लॉज बी में जो संविधान में संशोधन किया गया है और ये जोड़ा गया है कि संसद द्वारा जो बनाया गया कानून है वही दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर लागू होगा। मतलब ऐसे तो ये कानून सभी केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को, विधानसभाओं को यह अधिकार देता है कि वो अपने क्षेत्र में महिलाओं के आरक्षण संबंधित कानून बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपवाद हो गया है दिल्ली के साथ। तो आरक्षण का क्रियान्वयन कैसा रहेगा? तो इस विधेयक के माध्यम से संविधान में जो आर्टिकल 334 ए को जोड़ा गया है, इसके अनुसार क्या होगा कि विधेयक के जो अधिनियम के रूप में प्रकाशन होगा, एक्ट बनने के बाद जो जनगणना होगी उसके बाद ही ये आरक्षण जो है वो प्रभावी होगा, और जनगणना के आधार पर ही महिलाओं के लिए जो सीटों का आरक्षण किया गया है वो परिसीमन के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो आरक्षण है ये 15 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किया गया है। हालांकि संसद इसे बढ़ा सकती है, लेकिन ये आप ये याद रखिएगा कि 15 वर्षों के लिए ये पीटी में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है कि भारत की राजनीति में महिला आरक्षण की पृष्ठभूमि क्या रही। तो जो राजनीति में महिलाओं के लिए जो आरक्षण का मुद्दा है वो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ है। क्या होता है कि 1931 में ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में नए संविधान में महिलाओं की स्थिति पर विचार करने के लिए ज्ञापन लिखा गया था, जिसमें बेगम शाह नवाज़ और सरोजनी नायडू ने कहा था कि किसी भी प्रकार के अभिमान्य या पक्षपातपूर्ण उपचार की मांग करना राजनीतिक स्थिति में पूर्ण समानता के लिए भारतीय महिलाओं की सार्वभौमिक मांग की अखंडता का उल्लंघन होगा। बेसिक सा मतलब ये है कि हमें भी शामिल करके चले। महिला आरक्षण के मुद्दे पर जो गठित समिति थी उनके बारे में जान लेते हैं। तो भारत में महिलाओं की स्थिति पर जो समितियां बनी हैं, ये पहला था 1971 के टाइम पे। तो उसमें उस वक्त क्या हुआ था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 से पहले महिलाओं की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पे देश के कई राज्यों में स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण का घोषणा शुरू हो गया था। दूसरा है मार्गरेट आल्वा समिति, ये 1987 में हुआ था और इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री ने एक समिति के अनुशंसा के बाद एक विधेयक प्रस्तावित किया था, जिसमें 353 सिफारिशों में निर्वाचित निकायों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण का सुझाव शामिल था, जिसे राष्ट्रीय परिवेक्षण योजना भी कहते हैं। और इसके तहत ही पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो 1/3 सीट है वो 73वें और 74वें जो संशोधन है उसके माध्यम से आरक्षित करना अनिवार्य कर दिया गया था। मई 2013 में क्या हुआ था कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं की स्थिति पर एक समिति का गठन किया, जिसने स्थानीय निकायों, राज्य विधानसभाओं, संसद, मंत्री स्तरीय जो स्तर होते हैं और सभी निर्णय लेने वाले जो संस्थाएं होते हैं उनमें महिलाओं के लिए कम से कम 50% जो सीट है उसको आरक्षण करने के लिए सुनिश्चित करने के लिए सिफारिश की थी। तो अगला पॉइंट है यही जो राष्ट्रीय परिवेक्षण योजना थी उसके तहत ही जो संविधान में 73वें और 74वें संशोधन जो हमारा ऐतिहासिक संशोधन रहा है, उसी ने जो है आगे की राह जो है प्रशस्त की महिलाओं के आरक्षण से संबंधित, और स्थानीय निकायों और जैसे कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें और सभी स्तरों पर अध्यक्ष के कार्यालयों में भी 1/3 सीटों का आरक्षण आदेश दिया। क्रमश पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में जो है 1/3 सीटें वो SC/ST के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। महिला आरक्षण विधेयक जो है इस पर चर्चा 1996, ये हिंदी वाला थोड़ा कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तो 1996 में जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके कार्यकाल में ये प्रचलन में आया था, लेकिन उनके पास बहुमत नहीं होने की वजह से ये विधेयक पारित नहीं हो पाया। अगला पॉइंट है कि महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के पूर्व प्रयास जो थे वो क्या थे। जैसे कुछ ही आंकड़े आपको जानने की ज़रूरत है, जैसे आप मेंस में बैकग्राउंड के तौर पे लिख सकते हैं। 1996 में पहला महिला आरक्षण विधेयक संसद में पास हुआ था, लेकिन 1909 में इसका विरोध हुआ और मतभेद के कारण राज्यसभा में तो पारित हुआ लेकिन लोकसभा में पेश नहीं किया जा सका। और यहाँ पे जो अगला पॉइंट है कि 3 विधेयक जो 1996, 1998 और 1999 में लोकसभा के भंग होने के कारण ये जो है कोलैप्स हो गया था विधेयक।
और मई 2013 में जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हैं, उन्होंने विधानसभा, संसद और मंत्रिस्तरीय स्तरीय सभी निर्णय लेने वाली जो संस्थाएं हैं, वहाँ पे महिलाओं के लिए कम से कम 50% आरक्षण के लिए सिफारिश की थी। और 1915 में भी फिर से ये सिफारिश 50% की सिफारिश जो है वो की गई। और पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण क्या हुआ था कि 1985 में कर्नाटक राज्य ने एससी और एसटी महिलाओं के लिए उप कोटा यानी सब कैटेगरीज में मंडल प्रजा परिषदों में महिलाओं के लिए 25% आरक्षण लागू किया, और ऐसा करने वाला वो पहला राज्य था। और फिर आंध्र प्रदेश में ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 9% का आरक्षण लागू हुआ, और उड़ीसा में वही 1991 में पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किया गया। सितंबर 2021, माफ़ कीजिएगा, ये हिंदी में गड़बड़ हो जाती है कभी कभी डेट्स वगैरह के लिए। तो 2021 तक देश के कम से कम 18 राज्यों ने पंचायतों में महिलाओं के लिए निर्वाचित अनिवार्य आरक्षण किया था 50% से अधिक तक का। और पंचायतों के स्तर पे जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है वो सबसे उच्चतम वो उत्तराखंड में 56% के साथ, सबसे कम है यूपी में 33.34% के साथ, और भारत में एवरेज चल रहा है 45.61%। सेवा क्षेत्र में महिला आरक्षण, इसके अंतर्गत जो भारत का संविधान है वह स्पष्ट रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के लिए आरक्षण की अनुमति नहीं देता, लेकिन इसके विपरीत आर्टिकल जो 16 सब क्लॉज 2 है उसके अंतर्गत लिंग के आधार पर सार्वजनिक रोजगार में भेदभाव से रोक लगाता है। इसलिए इंदिरा साहनी मामला जो 1992 में हुआ था उसमें उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया था, उसके आधार पर महिलाओं को केवल क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाता है, ऊर्ध्वाधर नहीं। क्षैतिज आरक्षण का क्या मतलब है कि ऊर्ध्वाधर से हटा करके लाभार्थियों की श्रेणी में यानी कि वनरेबल जो कैटेगरीज है उसके अंतर्गत बेसिकली महिलाओं को रखा जाता है। तो महिला, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर समुदाय और जो विकलांग व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है, और पंजाब में 33% और बिहार में 35% है। तो राजनीति में महिला आरक्षण की आवश्यकता क्यों है? तो भारत की जो स्वतंत्रता के बाद पहली लोकसभा का गठन हुआ था उससे लेके आज तक महिलाओं के प्रतिनिधित्व में जो अधिक सुधार नहीं हो पाया है। जो पहला लोकसभा था उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ 5% थी, और वर्तमान में ये 15.2% है, जो कि 82 महिलाएं सांसद हैं। और राज्यसभा में 31 महिला सांसद है, जो कि पूरी राज्यसभा की सीटों में से सिर्फ 13% है, जो कि कई देशों की तुलना में अभी काफ़ी कम है। हाल ही में जारी विमेन जो यूएन की यूएन की रिपोर्ट है उसके आंकड़ों के अनुसार रवांडा में 61%, क्यूबा में 53%, निकारागुआ में 52% महिला प्रतिनिधित्व में ये शीर्ष 3 देश हैं। और इसी मामले में जो बांग्लादेश है वहाँ 21% और पाकिस्तान में 20%, ये भी हमसे आगे हैं। लैंगिक समानता, तो राजनीति में जो है ना महिलाओं का प्रतिनिधित्व लैंगिक समानता के दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ग्लोबल जेंडर गैप जो रिपोर्ट 2022 की थी उसमें राजनीतिक सशक्तिकरण में भारत जो है 146 देशों में से 48वें नंबर पर है। अपनी रैंक के बावजूद भी भारत का स्कोर जो है 0.267 है, जो कि काफ़ी कम है। और सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग में जो है वो है आइसलैंड, जिसका रैंक जो है जिसका स्कोर जो है 0.874 है, और बांग्लादेश जिसका स्कोर 0.546 है, और इसी के साथ ही 9वें स्थान पे है। तो इनका ये बेहतरीन प्रदर्शन है। ऐतिहासिक कम प्रतिनिधित्व, पंचायतों में जो महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया उसका प्रभाव ये हुआ कि 2003 के एक अध्ययन में पता चला कि आरक्षण नीति के तहत जो चुनी गई महिलाएं थे उन्होंने महिलाओं चुनौतियों से जुड़ी जो सार्वजनिक समस्याएं थी उन नीतियों पर इन्होंने अधिक निवेश किया है। कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर अस्थायी समिति 2009 ने यह कहा है कि स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए जो सीटें हैं उसके आरक्षण ने जो महिलाओं को सक्षम बनाने में अपना सार्थक योगदान दिया है। महिलाओं का आत्म प्रतिनिधित्व एवं आत्म निर्णय का अधिकार, इस समूह को राजनीतिक व्यवस्था में यानी महिलाओं को राजनीतिक व्यवस्था में अनुपातिक रूप से प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। तो क्या होता है कि नीति निर्माण को प्रभावी करने की जो उनकी क्षमता है वो सीमित हो जाती है। महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव उन्मूलन पर अभी समय के प्रावधान में ये बताया गया कि राजनीति और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव में
जो भेदभाव होते हैं उनको समाप्त किया जाना चाहिए। विभिन्न सर्वेक्षणों से पता चलता है कि पंचायती राज की महिलाएं जिन्होंने गांव का प्रतिनिधित्व किया था समाज के विकास और समग्र कल्याण में सराहनीय काम किया है। हालांकि उन्हें राजनीतिक संरचना में विभिन्न चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है। इसके प्रति विभिन्न जो दृष्टिकोण है वो क्या है कि एक अधिक समावेशी और विविधता वाली जो विधायिका होती है जिसमें महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है और उनका एक महत्वपूर्ण संख्या अगर शामिल होता है तो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है उसमें व्यापक दृष्टिकोण लाया जा सकता है और विविधता के कारण बेहतर नीति निर्माण और शासन का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। महिला मुद्दों पर विचार। अब इसमें क्या है कि राजनीति में जो महिला प्रतिनिधित्व हैं विशेषकर जो भारत के संदर्भ में है कि महिलाओं से जुड़े जो मुद्दे हैं जैसे कि लिंग आधारित, हिंसा आधारित, महिलाओं का स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण आदि जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर उठाए जा सकते हैं। उनसे जुड़ी जो सरकारी प्रयास हैं उन्हें ज़मीनी स्तर तक पहुंचाना, दो तरफा जो संवाद होता है उसको मजबूत बनाना, ये सब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती हैं। नेक्स्ट है रोल मॉडल्स। राजनीति में जो महिला नेता हैं वो युवाओं लड़कियों के लिए जो रोल मॉडल बन सकती हैं, उन्हें आगे के लिए आकांक्षी बना सकती हैं, प्रोत्साहन कर सकती हैं। राजनीति में प्रतिनिधित्व रूढ़िवादिता को तोड़ा जा सकता है और भावी पीढ़ियों को प्रेरित किया जा सकता है। इंदिरा गांधी ने 1966 से लेकर 77 तक भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और इंदिरा गांधी के बाद सुष्मिता स्वराज भारत की दूसरी महिला विदेश मंत्री बनी। तो इससे संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं? तो एक है कि महिलाएं एक जाति समूह की तरह एक सजातीय समुदाय नहीं हैं। ऐसे में जाति आधारित आरक्षण के लिए दिए जाने वाले जो तर्क हैं महिला आरक्षण के मुद्दे पर नहीं लागू हो सकते। यानी कि ये तो स्पेसिफिकली SC, ST और OBC इस आधार पर आरक्षण देते हैं, सामान्यतः आरक्षण मिलता नहीं है महिलाओं को। महिला आरक्षण का जो विरोध करने वाले समुदाय हैं उनका मानना है कि आरक्षण संविधान में प्रदत्त जो समानता की गारंटी है उसका उल्लंघन करती है। तो उनका दावा यह है कि यदि आरक्षण लागू होता है तो महिलाएं योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगी, जिससे समाज में उनकी स्थिति कमज़ोर हो सकती है। परिसीमन से संबंधित मुद्दे। इससे संबंधित मुद्दे क्या है कि आरक्षण जो है वो परिसीमन होने के बाद मिलेगी, मतलब लागू होगी। हालांकि परिसीमन की जो प्रक्रिया है वो अगले जनगणना के प्रासंगिक आंकड़े जो प्रकाशित होंगे उसके बाद ये शुरू होगा, पर वर्तमान में अगली जनगणना की जो तारीख है वो पूरी तरह से अनिश्चित है। इस तरीके से परिसीमन तो अनिश्चितता जो परिसीमन की वो दुगनी हो जाती है। अगला पॉइंट है कि OBC आरक्षण का मुद्दा। अब इसमें यह है कि इस विधेयक में लोकसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित करता है, पर OBC की महिलाओं के लिए कोई कोटा शामिल नहीं किया गया है। जबकि ध्यान रखने वाली बात यह है कि गीता मुखर्जी समिति जो 1996 में बनी थी उन्होंने महिला आरक्षण को OBC तक बढ़ाने की सिफारिश की थी। अगला है ट्रिपल टेस्ट का पैमाना। अब इसमें क्या है कि इस विधेयक में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित जो ट्रिपल टेस्ट की बाधा थी उसको पार करनी होगी। तो क्या हुआ था कि उच्चतम न्यायालय ने 2021 में एक फैसले में महाराष्ट्र की जो स्थानीय निकाय चुनाव है उसमें OBC आरक्षण की जो वैधता है उस पर निर्णय लेते हुए कहा था कि त्रिस्तरीय परीक्षण निर्धारित किया जाए। आइए देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले क्या होगा इसमें कि राज्य के भीतर जो स्थानीय निकाय हैं यानी पंचायती राज वगैरह जहाँ लागू होते हैं वहाँ पे पिछड़ेपन की जो जांच के लिए एक समर्पित आयोग स्थापित की जाएगी। ठीक, दूसरा क्या होगा इस कड़ी में कि जो आयोग का सर्वेक्षण डाटा होगा उसके आधार पर कोटा का आकार निर्धारित किया जाएगा। तीसरा ये होगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति है उनके कोटे को मिला करके स्थानीय निकायों में की जो कुल सीट है उसके 50% से अधिक नहीं हो सकता। 2022-23 में क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के लिए स्थानीय निकाय चुनावों में OBC आरक्षण से पहले ट्रिपल टेस्ट जो है लागू करना अनिवार्य कर दिया। तो ये टर्म्स आप याद रखिएगा, कहीं पर अनिवार्य है नहीं है इस तरीके से फिर बदल करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि ऐसा ट्रिपल टेस्ट जो है वो ST/SC के लिए जो है राजनीतिक, ध्यान रखिएगा, राजनीतिक जो आरक्षण है उस पर लागू नहीं होता है, क्योंकि चुनाव में जो आरक्षण का प्रावधान है वो आर्टिकल 334 के तहत लागू होता है। और SC/ST के लिए जो प्रतिनिधित्व है वो ट्रिपल टेस्ट जो है वो केवल सरकारी रोजगार में पदोन्नति के लिए यानी प्रमोशन के लिए एक कोटा लागू होता है। पितृसत्तात्मक समाज। इसमें क्या है कि राजनीति में जो महिला आरक्षण के बावजूद भी कई महिलाओं में महिला नेता के परिवार के पुरुष सदस्य जो है वो वास्तविक निर्णय लेते हैं। 2004 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक पेपर में ये कहा गया था कि पंचायतों में 43% महिला नेता जो है वो स्वीकार किया है कि पंचायती कार्यों के संचालन में उनके जीवन साथी उनकी मदद करते हैं। ये हुई चुनौतियां समाप्त, और आगे की राह क्या होगी इन चुनौतियों को समाप्त करने में।
तो पहला है स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता। महिला प्रतिनिधियों की जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है वो परिवार के सदस्यों द्वारा प्रभावित करने की संभावना रहती है। तो उसको रोकने के लिए रोकने के लिए स्वतंत्र निगरानी प्रणाली या समिति की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे पितृसत्तात्मक मानसिकता के प्रभाव को कम किया जा सके और आरक्षण का जो लाभ मिलना चाहिए उसे अच्छे से लागू किया जा सके। और शिक्षा, महिलाओं में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनके लिए अधिकारों और राजनीति में उनकी भागीदारी के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना आवश्यक है। शैक्षणिक कार्यक्रम और जागरूकता अभियान महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने में मदद कर सकती है। नेक्स्ट है लिंग आधारित जो हिंसा और उत्पीड़न को संबोधित करना। लिंग आधारित जो हिंसा और उत्पीड़न होती है वो राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में बड़ी बाधाएं हैं। तो नीतिगत एवं कानूनी उपायों के माध्यम से इन मुद्दों को संबोधित करने से राजनीति में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित तथा एक अधिक अनुकूल वातावरण तैयार हो सकता है। चुनावी प्रक्रिया में सुधार, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और अभिमान मतदान प्रणाली यानी कि प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम शुरू करने से जैसे सुधार अधिक महिला निर्वाचन को सुनिश्चित करके राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने में मदद कर सकती है। हालांकि भारतीय राजनीति में लंबे समय के लिए महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने एवं नीति निर्माण प्रक्रिया में उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है। ये महिला से जुड़ी काफ़ी अच्छी आर्टिकल रही और इससे जुड़ा जो संभावित प्रश्न है वो ये है, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं ने महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया के पितृसत्तात्मक चरित्र पर सीमित प्रभाव पड़ा है। टिप्पणी कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिएगा और इससे जुड़े हुए पीटी और मेंस के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बने हैं तो मैं उसको अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, कीप वॉचिंग।